हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ किस तरीके से आता है और फिर हम देखेंगे कि इसके सवाल किस तरीके से लगाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला की बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर वो वीडियो आ रहा है। जैसा कि आपको पता है, ये टॉपिक क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से लिया गया है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप एनसीईआरटी अच्छी तरीके से कवर करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर कवर कराया हुआ है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल मैथ की ये प्लेलिस्ट आपके काफ़ी काम आ सकती है। मैं बोलूँगा कि आप एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। अब सेक्शन फार्मूला देखने से पहले आपको रेशो के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रेशो क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और इसकी लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब ए और बी के बीच में अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ जो कि इनके बीचों बीच है, तो वो कहीं यहाँ पे आएगा, इसको मैं नाम देता हूँ पी। अगर ये बीचों बीच है तो आप बोलोगे कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये इसने दोनों को आधे आधे में डिवाइड किया। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/5। ये कितना आ गया 1/1। इस केस में हम बोलेंगे कि P ने AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसीलिए रेशो कितना आ गया 1:1। इसी तरीके से अगर हम P की जगह कोई और पॉइंट ले लेते, मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया होता M, और इस केस में मान लीजिए ये वैल्यू आ जाती 2 सेंटीमीटर की और ये जो बाकी की वैल्यू है फिर वो कितने की आती 8 सेंटीमीटर की। तो इस केस में AM अपॉन MB की वैल्यू क्या आती 2 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर, जो कि कट के कितना हो जाता 1/4। इस केस में हम बोलते हैं कि M ने AB को 1:4 में डिवाइड किया है। अगर आप इतना समझ रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है वो किसी लाइन के बीच में है, तो वो पॉइंट उस लाइन को कुछ हिस्से में डिवाइड करेगा। और वो रेशो कैसे निकाला जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एक हिस्से को दूसरे से डिवाइड करने से रेशो मिल जाता है। रेशो के बारे में अच्छे से सीखने के बाद अब आप सेक्शन फार्मूला अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, तो अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें कि हमको ए के कोऑर्डिनेट मालूम है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है x2, y2, तो सेक्शन फार्मूला कहता है कि अगर आप इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट लाते हो P, जो कि इन दोनों को m/n में डिवाइड करता है, तो आप P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। और यही है सेक्शन फार्मूला। क्या बोलता है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि अगर आपको रेशो पता है उस पॉइंट का जिससे P AB को डिवाइड कर रहा है, तो आप P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपको P के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इसका रेशो भी फाइंड कर सकते हो। हम दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सेक्शन फार्मूला क्या बताता है कि अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो हम रेशो बता सकते हैं कि लाइन किस में डिवाइड होने वाली है, और अगर रेशो पता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और सेक्शन फार्मूला होता क्या है, तो ये जो पॉइंट है इसके x और y कोऑर्डिनेट आते हैं x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m का मल्टीप्लाई x2 में होगा तो mx2 प्लस n का मल्टीप्लाई इस वाले में होगा nx1 अपॉन में m प्लस n। और सेम इसी तरीके से y आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके m/2 ny1 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये है सेक्शन फार्मूला का बेसिक। अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से आता है, इसको हम डिराइव किस तरीके से करते हैं। तो प्रूफ अच्छे से समझने के लिए आपको ये जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। एक बार अगर आप देख पाएंगे तो आपको प्रूफ भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए कि हमको गिवन था कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगी उस पे हमको एक पॉइंट लेना है बीच में, जो कि होगा m या फिर p। तो हम p ले लेते हैं जो कि इनके बीच में कहीं आ रहा है और इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं और यही हमको फाइंड करने हैं। और हमको इतना मालूम है कि P ने इन दोनों को m/n में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन फार्मूला प्रूव करने के लिए हमको कुछ लाइंस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी, तो मैं आपके लिए वो बना देता हूँ।
तो ये हमने ये जो पॉइंट्स हैं इनके लिए लाइंस बना दी हैं जिससे कि हम एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता कर सकें। अब हम सेक्शन फॉर्मूला को प्रूव करने का ट्राई करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमको इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जब इन लाइंस को ज्वाइन किया तो हमको एक ये ट्राइंगल मिल चुका है और सेम इसी तरीके से एक ट्राइंगल हमको यहाँ पे मिला है। तो हम इनको नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ C और इसको मैं नाम दे देता हूँ D। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन चुके हैं, एक है ट्राइंगल ACP और दूसरा है ट्राइंगल PDB। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट का। सिमिलर ट्राइंगल्स में बताया जाता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो सेम आता है। जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बताते थे कि उनकी सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशो सेम आता है। और सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कैसे करते हैं या फिर सिमिलर ट्राइंगल बताते कैसे हैं, तो अगर कोई दो एंगल बराबर है ट्राइंगल के तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन खींची गई है, तो ये एंगल 90 का आना ही था। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ACP इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB बाय एंगल एंगल थ्योरम, जो कि आप सिमिलर ट्राइंगल्स में पढ़ सकते हैं। और जैसा ही हमने ये लिखा तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स की साइड कैसी हो जाएंगी, सेम रेशो में आ जाएंगी। तो AC अपॉन PD इक्वल टू CP अपॉन DB इक्वल टू AP अपॉन PB। और एक चीज आप देख सकते हैं कि AP अपॉन PB ये वैल्यू हमको गिवन थी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको गिवन है कि P ने AB को m/n में डिवाइड किया है। तो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिखेंगे कि AP अपॉन PB की वैल्यू कितनी है, m/n। तो आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, तो दिस इज इक्वल टू m/n। अब आपको AC, PD, CP और DB की वैल्यू फाइंड करनी है। हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है। AC की वैल्यू ये वाली है। आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट का हमको x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, x1, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x1। सिमिलरली आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमको x ही पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डिस्टेंस इज x। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब आप समझ रहे हैं, ये हो जाएगी x2। सिमिलरली अगर हम y की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसका y कोऑर्डिनेट दिया है y1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y1। और अब आप इजीली बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा y, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमको y गिवन है, और ये वाला कितना हो जाएगा y2। अब आप देखिए हमको AC की वैल्यू चाहिए। AC की वैल्यू आप देख सकते हैं, AC ये वाला है और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं x2 माइनस x1। और हमको PD की वैल्यू चाहिए, तो PD किधर दिख रहा है, PD ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि x2 में से x माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है, x2 माइनस x। सेम इसी लॉजिक से हम PC की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये कितना हो रहा है, y माइनस y1, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y। तो अब आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे सारी ही टर्म्स की वैल्यू पता लग चुकी है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है मैंने, ये x2 माइनस x1 नहीं, ये x माइनस x1 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन PD की वैल्यू कितनी निकाली हमने, PD x2 माइनस x, दिस इज इक्वल टू CP की वैल्यू कितनी है, y माइनस y1 अपॉन DB की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस, दिस इज इक्वल टू m/n। अब आप यहां से देख सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम एक बार इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हम x निकाल सकते हैं, और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो y निकाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमको x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो x माइनस x1 का मल्टीप्लाई n से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू m टाइम्स x2 माइनस x, ब्रैकेट ओपन करेंगे nx माइनस
nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, और टर्म्स रीअरेंज करेंगे, माइनस mx इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो nx प्लस mx इक्वल टू mx2 प्लस ये वाला जो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा nx1। यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m प्लस n, दिस इज इक्वल टू, ये तो अभी वैसा ही लिखा हुआ है। अब इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम इसी लॉजिक से आप इसको इससे सॉल्व करेंगे तो आपकी y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैं बोलूँगा कि एक बार आप प्रूफ खुद से भी ट्राई करें, जिससे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और आपको कभी भी इससे डर नहीं लगेगा। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है जिसको कि बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अभी हमने देखा था कि m/n में हमारा जो पॉइंट था उसने हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड किया था पॉइंट P की वजह से। तो फॉर्मूला बनता था कि x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए भी फॉर्मूला बनता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब मिड पॉइंट फार्मूले में जाहिर सी बात है कि मिड पॉइंट की बात करेगा, और अगर मिड पॉइंट की बात करेगा तो आपको पता है कि m और n कैसे हो जाएंगे बराबर, और उस केस में क्या हो जाएंगे, वो दोनों 1 के बराबर, क्योंकि मिड पॉइंट के केस में लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो m और n की जगह 1 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, y1 प्लस y2 बाय 2। अब इसका इस्तेमाल बहुत डायरेक्ट तरीके से आता है, तो आपको ये अलग से याद रखने हैं, इसीलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो उनके मिड पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, डायरेक्ट सम करके डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको गिवन है 2,4 और ये वाला पॉइंट गिवन है 6,10, तो इनका मिड पॉइंट हम डायरेक्टली बता सकते हैं x1 प्लस x2 यानी कि 8/2 इसका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, और 4 प्लस 10 यानी कि 14/2 इनका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो ये कितना हो जाएगा, 4,7। तो ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या होता है कि हम जब m/n से सवाल सॉल्व करते हैं तो सवाल सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आती है। बट आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक m है और एक n है, और 2 वेरिएबल होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़्यादा समय लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमको मानना है, कोई सवाल आता है तो हम उसमें लेट करते हैं कि m/n में मान लीजिए डिवाइड किया, तो हम क्या करते हैं कि m/n की जगह k/1 में हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि k/1 से अज्यूम करने का क्या फ़ायदा है कि वेरिएबल सिर्फ एक है और वो सिर्फ क्या है, k, और उसको सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू निकलती है और हमारा जो आंसर है वो बहुत जल्दी आता है। ऐसा होता कैसे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए हमको पता है कि 2/3 में डिवाइड किया है हमारे पॉइंट ने एक लाइन सेगमेंट को, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड 3 से डिवाइड दे देते हैं। तो ये जो 2/3 है इसको हम अलग लिखे रहने देंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो अब देखिए कि m/n को ही हमने क्या मान दिया है, k। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि m/n था और हम बोथ साइड n से डिवाइड कर रहे हैं, तो m/n/1 आ जाएगा, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, k। तो अब हमारा रेशो किस में कन्वर्ट हो चुका है, k/1 में। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए कुछ ऐसा है और बी के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से गिवन है, और बताना है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2/2 कर दो, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2/2 कर दो। तो a के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, हम इसको x1, y1 मान लेंगे और इसको x2, y2 मान लेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 2/2, ये कितना आ गया, 6/2 यानी कि 3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2/2 यानी कि 8 प्लस
4/2 यानी कि 12/2, तो आंसर कितना आ गया 6। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो चुके हैं 3,6। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,6 एंड -5, -4 इन द रेशो 3:2। अब इस बार हमको रेशो गिवन है, तो हमको क्या फाइंड करने हैं, पॉइंट फाइंड करने हैं। तो हम सेक्शन फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। इसमें हम पहले बना लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया 4,6 और ये कितना हो गया -5, -4। और बोल रहा है कि एक पॉइंट है जिसने इनको 3:2 में डिवाइड किया है। तो हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो हम मान लेंगे x, y। और इसने 3:2 में डिवाइड किया है, तो 3:2 हमने यहाँ पे मान लिया। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है, तो आप बोलोगे कि ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -5 प्लस 2 × 4 अपॉन m+n यानी कि 3+2। और इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -4 प्लस 2 × 6 अपॉन m+n यानी कि 3+2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ गया -15 प्लस का 8 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा -15 प्लस का 8 यानी कि -7/5। और ये कितना हो जाएगा -12 प्लस का 12 और अपॉन 5। तो ये कितना हो गया 0। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/5, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये वो पॉइंट है जिसने इन दोनों को 3:2 में डिवाइड कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। अगले एग्जांपल में बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको वो समझना जरूरी है। तो जिस तरीके से बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, जब भी कोई चीज किसी को बाइसेक्ट करती है तो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसी तरीके से ट्राइसेक्ट में आप समझ सकते हैं कि ट्राई का मतलब क्या होगा 3। तो ट्राइसेक्ट में किसी भी चीज के क्या हो जाएंगे 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पर अगर वो हमसे बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसमें -7,4 बी के कोऑर्डिनेट है, 2, -2 इसके कोऑर्डिनेट है, और इसको ट्राइसेक्ट करना है यानी कि इसके 3 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो आप बोलेंगे कि एक पॉइंट मान लो P और एक पॉइंट मान लो Q। अब आप यहां से देख सकते हैं कि AP की वैल्यू PQ की वैल्यू QB तीनों बराबर है, यानी कि हमने AB के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो अब हमको P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आप देखिए कि क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि AP अपॉन PB की वैल्यू कितने आने वाली है। तो हम बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं AP अपॉन PB की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि AP में एक हिस्सा आ रहा है, PB में 2 हिस्से आ रहे हैं, तो ये रेशो कितना आ गया 1:2। अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो अगर हमको रेशो पता है तो सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। वो हम कर लेते हैं। वो क्या आ जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 × -7, तो वो डायरेक्ट -7 आ गया। 2 × 2 यानी कि प्लस का 4 अपॉन 1 + 2 यानी कि 3। ये कितना आ गया -7 + 4 इज -3 अपॉन 3 यानी कि -1। और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 4 इज 4, 2 × -2 इज -4 अपॉन 1 + 2 ये कितना आ गया 0/3 विच इज 0। तो इसके x और y कोऑर्डिनेट आ गए -1, 0। अब सेम लॉजिक से हम q के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। आपको इस बार क्या करना है कि ये वाला हिस्सा 1 होगा और ये वाला पूरा 2 होगा, तो इस बार 1:2 इस तरीके से आएगा और वापस से सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × -7 यानी कि -14 प्लस 1 × 2 यानी कि +2 अपॉन 1 + 2 यानी कि 3। यह आ जाएगा -12/2 दिस इज इक्वल टू -6। और y की वैल्यू आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 4 यानी कि 8 और 1 × -2, तो 8 -2 अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 6/3। तो ये आ गया 2। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए -6, 2। तो ये जो सवाल है ट्राइसेक्शन का वो काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको खुद से करना आना चाहिए। और इस तरीके का सवाल NCERT में भी है, तो आप देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमको गिवन है कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है पी जो कि इन दोनों के बीच में है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको बताना है कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है। अब आप देखिए कि ये जो हमको गिवन है इसी से हम अपना रेशो निकाल सकते हैं। हमको गिवन है 2/9 इंटू ए बी। अब ये जो ए बी है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में ले आऊँगा। तो देखिए आप ये कितना आ गया 2/9। अब आप यहाँ पे एक चीज़ अच्छी तरीके से समझिए कि ए बी और यहाँ पे कहीं पे पी होगा और यहाँ पे 2/9 ए बी नीचे है, यानी कि पूरे का रेशो ए पी से लिया, ये पूरा 2 है और ये पूरा 9 दिया गया है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा 9 है और ये 2 है तो ये वाला जो पार्ट है रेशो में वो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है 2/7। अगर आप ये लॉजिक समझ गए हैं तो अब इस सवाल में कुछ नहीं है, अब हमको सिर्फ पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो वो हम कैसे बता देंगे, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इसके हमको कोऑर्डिनेट मालूम है -6, -5 और -6, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 इंटू 2 प्लस -6 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 7 और इसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 7 इंटू -5 अपॉन 2 प्लस 7। ये वैल्यू कितनी आ रही है -12, -6 7 जा 42, -42 अपॉन 2 7 9। ये कितना आ गया -54 अपॉन 9। तो ये कितना आ गया वापस से -6। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है -6। y की बात कर लेते हैं तो 2 इंटू 4 8, 7 इंटू 5 माइनस का 35 अपॉन 9। तो ये कितना आ गया -27/9 कट जाएगा -3 आ जाएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -3। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इस सवाल में हमको गिवन क्या था और उससे हम इस तक पहुंचे और फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। इसमें हमको गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके हमको 4 कोऑर्डिनेट गिवन है और हमको C की वैल्यू यानी कि P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है और इसमें हमने इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए। अब हमको C की अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की बेसिक नॉलेज क्या कहती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है O तो O BD का भी मिड पॉइंट होगा और AC का भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर होती है और ये चीज़ इसके बराबर होती है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसमें अगर ये मिड पॉइंट है तो हम O के कोऑर्डिनेट्स तो इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले में देखा था कि मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको बेसिकली x1 + x2/2 करना पड़ता है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 - 1 यानी कि 2/2। तो 2/2 ये कितना आ जाएगा 1 और -1 + 9 यानी कि 8 और 8/2 कितना आ जाएगा 4। तो ये O के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब क्योंकि O AC का भी मिड पॉइंट है तो यहाँ पर भी हम वापस से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी मदद से हम बोल सकते हैं कि P + -2, क्योंकि x1 + x2/2 की वैल्यू मिड पॉइंट के x के बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में वो 1 के बराबर आ रही है। तो P + -2/2 शुड बी इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे P + -2 = 2, इधर जाएगा 2 हो जाएगा और ये जो प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो P - 2 = 2। तो P = कितना आ गया 4। सेम इसी लॉजिक से हम Q भी निकाल सकते हैं। Q क्या आएगा 3 + Q/2 = 4 के बराबर आना चाहिए। y1 + y2/2 की वैल्यू 4 के बराबर आनी चाहिए। ये हम मिड पॉइंट फॉर्मूले में देख चुके हैं। तो यहाँ से 3 + Q/2 किसके बराबर आ गया 4। 2 इंटू 4 8, तो 3 + Q बराबर 8 है। तो Q बराबर कितना आ जाएगा 8 - 3, Q बराबर आ गया 5। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए C के 4, 5। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, उसको हम ड्राइव किस तरीके से करते हैं, फिर आपने देखा कि उसके सवाल किस तरीके से करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सीखा और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई बात करनी है या फिर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।